भारतीय संगीत को समझने में हमें न केवल शास्त्र पर आधारित पुस्तकों को देखना चाहिए और इसके अतिरिक्त हमें प्रयोगात्मक पक्ष को देखना चाहिए, बल्कि हम उन लोगों का जिनका कि इस संगीत को, इस धरोहर को युगों से लेकर आज तक जो है उसको प्रसारित, उसको प्रवाहित और उसको आगे संवर्धित, संरक्षित करने में जो उनका योगदान रहा है, उसके विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। हम जब संगीत की बात करें या किसी भी ऐसे विषय की बात करें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आधारित होता है, तो हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम उसके प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उससे आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा हृदय प्रसन्न होता है, हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं, उसके जो भाव हैं उसका आनंद ले पाते हैं। तो मात्र इसी से ही ये बात बुरी नहीं होती, हमें उसका शास्त्र पक्ष भी देखना होता है। और शास्त्र पक्ष यानी कि उसका एक अनुशासन, उसके कुछ नियम, उसको किस प्रकार से उसके अंतर्गत जो है मर्यादा का हम पालन करके उसका निर्वाह कर सकते हैं। तो ये सब बातें शास्त्र प्रदत्त जो है हमें उसको लेनी पड़ती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस शास्त्र पक्ष और इस प्रयोगात्मक पक्ष को आज तक हमारे सामने जो है आज उसको प्रस्तुत करने में किनका योगदान है? बहुत से ऐसे विद्वान, बहुत से ऐसे गुणी जन हो गए हैं जिन्होंने इसको बहुत सहेज कर रखा, जिन्होंने इसमें न केवल अपना जीवन लगाया बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में उसको संरक्षित किया और उसको संरक्षित रूप में जो है आगे प्रस्तुत किया। और उसी का जो रूप आज हमारे सामने है, ये इन्हीं महान विभूतियों की ही देन है। तो हम जो फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक पहले सेमेस्टर के प्रथम वर्ष जो है उसके पहले सेमेस्टर के हम जो पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे विद्वानों के, कुछ ऐसे महान संगीतज्ञों की जीवनी के विषय में भी जो है बताने का प्रयास हम करेंगे। ये इसके अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही जीवनियों के अंतर्गत हम आज सबसे पहले ले रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम जो है वो कोई अपरिचित नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक बहुत एक सामान्य सा एक शब्द सामने आता है, सूफ़ी, और हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सूफिज़म। तो ये सूफ़ी मत क्या है, या इस सूफ़ी की जो धारा है, इसका अमीर खुसरो साहब से क्या संबंध है, और अमीर खुसरो कौन थे, अमीर खुसरो साहब का क्या योगदान था हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय संगीत में विशेष तौर पे, क्योंकि संगीत विषय पर ये व्याख्यान चल रहा है। तो इसके विषय में आज आपको एक विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो जो थे, ऐसा माना जाता है कि ये जो है भारतीय संस्कृति के उस समय इनका जन्म हुआ जिस समय कि भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की हम बात करें या हम कहें कि मुस्लिम साम्राज्य जो है उस समय आगे बढ़ रहा था। और इसके साथ ही साथ ये वो समय था जिस समय कि ईरानी संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जो है एक परिचय हो रहा था, एक मिलन हो रहा था। और ऐसे में अमीर खुसरो साहब ईरानी पद्धति और या हम कहें कि ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच में एक सेतु की तरह जो है ये रहे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 यानी 1253 ईस्वी में उनका जन्म माना जाता है। और ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है इतिहास को देखते हुए कि ईरान में खुसराना नाम का एक स्थान है जहाँ से कि इनके पूर्वज आते थे, इसीलिए इनके नाम के आगे खुसरो लगा। इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के एक गांव है, वहाँ पर पटियाली गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता इनके तुर्क थे और माता इनकी हिंदू थी।
तो ये अपने आप में परिवार में भी एक सेतु जो है, दो संस्कृतियों का मिलन जो है वो इनके परिवार में भी था। इनके पिता जिनका नाम था सैफुद्दीन, वो एक तुर्क थे जैसा मैंने आपको बताया, और वो दिल्ली दरबार में सुल्तान अल्तुतमिश के दरबार में थे। और एक अल्प आयु में जो है इनके पिता का देहांत हो गया और इनके नाना ने इनकी परवरिश की, ऐसा माना जाता है। पिता की मृत्यु के उपरांत गुलाम घराने के दिल्ली शासक गियासुद्दीन बलबन के यहाँ ये रहे। अब अमीर खुसरो को भारतीय संगीत के क्षेत्र में किस प्रकार से याद किया जाता है या उनका क्या महत्व है, उनका क्या योगदान है। भारतीय संगीत का ये एक ऐसा पड़ाव था जिस समय की जो हमारी एक परंपरागत जो संगीत परंपरा चली आ रही थी उसमें एक नया मोड़ आया। और ये मोड़ क्या था? ये था कि एक पश्चिमी संस्कृति, या हम कहें कि ईरान से, उत्तर पश्चिम भारत से जो एक ईरानी संस्कृति थी, वहाँ से वहाँ का जो संगीत है वो भारत में प्रवेश किया और अमीर खुसरो साहब उसको भारतीय संगीत के साथ जोड़ने में या उसको भारत में प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने एक तो इनकी ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि ये फ़ारसी भाषा में भी बहुत विद्वान थे और हिंदी भाषा में, जिसको हिंदवी कहा जाता है, यानी खड़ी बोली में, और भाषाओं पे इनकी पकड़ थी। तीक्ष्ण बुद्धि के थे, संगीत प्रेमी थे, बहुत बड़े कवि थे और जो है इनके गुण थे ये बिल्कुल मैच करते थे उस समय की ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति, क्योंकि उसके बारे में जो इनको ज्ञान था तभी ये उसको मिलाकर एक नई चीज़ जो है इन्होंने प्रस्तुत की। और ये वो एक ब्रिज जो बार बार मैं कह रही हूँ कि एक सेतु का काम करते थे, यानी कि वहाँ की संस्कृति और भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कौन सी? भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संगीत जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, उस संगीत के साथ ईरानी संगीत का कैसे मेल हुआ, किस प्रकार से उसका परिचय हुआ, क्या वहाँ से लिया गया, क्या वहाँ पर दिया गया, ये सब जो बातें थी ये उस समय उसके एक प्रत्यक्ष जो है उन्होंने इसके दर्शन किए और उसमें अपना योगदान दिया। तो इनकी इसी योग्यता, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने बहुत रचनाएं इनकी हुई हैं, तो ये सब जो इनकी विशेषताएं थी, इन्होंने जिस भी शासक के दरबार में ये रहे, उन सभी शासकों ने इनकी योग्यता को जाना, इनका बहुत सम्मान था और इनको ऐसा एक मौका मिला जिसमें कि ये अपने इस जो इनका ये गुण था उसको आगे बढ़ाते चले गए। और एक बहुत बड़ी बात ये थी कि इन्होंने 11 सुल्तानों का शासन देखा, यानी कि उस समय भारत में जो, विशेषकर हम दिल्ली की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो उस समय जो ये शासक हुए, हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास को देखा जाए तो ये जो शासक हुए, इन सभी शासकों का शासन इन्होंने देखा। इन्होंने उस समय संगीत का क्या स्वरूप था उसको समझा और उसको आगे के लिए कैसे वो प्रस्तुत करे, इसको उन्होंने अपने द्वारा अपना योगदान उसमें दिया। तो इन शासकों में विशेष तौर पे गुलाम वंश जो था, इसमें इसको इन्होंने देखा, खिलजी वंश को देखा, इन्होंने तुगलक वंश को देखा। यानी ये जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इन वंशजों का, यानी इन शासकों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय इतिहास में। मैं योगदान की बात इस तरह से कर रही हूँ कि जब हम भारत के इतिहास को लेते हैं तो ये एक पीरियड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ रहे थे भारतीय संस्कृति में, क्योंकि बाहर की संस्कृति से वो प्रभावित हो रहा था।
तो एक मुस्लिम शासन उस समय भारत में था, भारत में आ रहा था और उसका एक प्रभाव पड़ रहा था यहाँ की संस्कृति में भी। तो ये एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने कि जैसे मैंने बताया कि 11 शासकों का, 11 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा और उस समय संगीत को बदलते हुए देखा। संगीत कैसे बदला, संगीत का क्या स्वरूप रहा, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इन शासकों में जैसे मैंने कहा गुलाम वंश के, तुगलक वंश के और खिलजी वंश के जो शासक थे, इनके अंतर्गत इनके दरबारों में ये रहे और उस समय के संगीत के विषय में इन्होंने वर्णन भी किया है और उस समय संगीत कैसे चेंज हुआ, क्या चेंजेस आए और उन चेंजेस में अमीर खुसरो जी का क्या योगदान रहा, ये सब इनके विषय में जब हम आपको बताने का प्रयास करें उसके द्वारा आपको जानकारी मिलेगी। अब सुल्तान, इनको अमीर की उपाधि दी गई। अमीर की उपाधि किसने दी? सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह ने इनको अमीर की उपाधि दी, जहाँ कहा गया अमीर उश शहरा। तो यहाँ पर क्योंकि खुसरो एक तरह से ये जैसे कहा गया कि खुसरो इनका बाद का नाम, अमीर उनको उपाधि, तो अमीर खुसरो के नाम से ये जो है वो प्रसिद्धि इनको मिली और आज भी हम अमीर खुसरो के नाम से ही इनको जानते हैं। जितने भी शासक हुए उन शासकों में कुछ ना कुछ विशिष्ट रहा या उनके शासन के दौरान इनको किस प्रकार से इनको प्रोत्साहन मिला या क्या चेंजेस आए, क्या इन्होंने अनुभव किया, ये सब इन शासकों के बारे में, इनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो विस्तार से हमको ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब 12वीं शताब्दी में, 12वीं से 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था, ये तो हम सबको पता है। पिता की मृत्यु के बाद गुलाम घराने के गियासुद्दीन बलबन, जिनका शासन था 1265 से 1287 का, यानी 1265 से 1287 ईस्वी का, इनके दरबार में ये रहे, इनके अंडर ये रहे। और उसके बाद इनके पुत्र शहजादा मोहम्मद सुल्तान जो हैं इनके साथ ये रहे, इनके दरबार में, जो कि बाद में मुल्तान चले गए, लेकिन वहाँ इनको कुछ इनका मन नहीं लगा, ये वापस दिल्ली आए और उसके बाद इन्होंने कैकुबाद जो है ये एक शासक रहे जिनका समय 1287 से लेकर 1290 तक रहा। इनके शासन काल में इनके दरबार में ये रहे और ये एक ऐसे शासक थे जो कि शासन इनको बहुत अधिक उसमें ये प्रवीण नहीं थे या बहुत अच्छे शासक के रूप में नहीं रहे, लेकिन ये वो समय था जब भारतीय संगीत, जब भारतीय साहित्य में जो है बहुत सी नई चीज़ें जुड़ी, जैसे कि क्योंकि ये स्वयं बहुत संगीत प्रेमी थे तो अमीर खुसरो को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। और उस समय में जो है एक किराम उसादेन मसनवी, ये इसकी रचना जो है की गई, जिसमें गज़लें, कौल, हुब और कव्वालियों का संग्रह दिया गया, इसके बारे में इसमें बताया है। और उसके बाद जो है आया अलाउद्दीन खिलजी का शासन, जो कि जिनका समय 1286 से 1316 तक का रहा। तो ये जो शासन काल था इसमें अमीर खुसरो ने न केवल संगीत बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया, क्योंकि बहुत बड़े इनके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, संगीतज्ञ रहते थे, साहित्यकार रहते थे, कवि रहते थे, तो उनका सानिध्य जो है वो अमीर खुसरो को प्राप्त हुआ। और जब सानिध्य अच्छा होता है तो स्वाभाविक है कि बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है, अपने ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो यही माहौल जो है वो अमीर खुसरो को मिला आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और वो एक समय था जिस समय की अमीर खुसरो साहब ने भारतीय संस्कृति में बहुत सी नई चीज़ें ऐड की। इसमें एक चीज़ थी कि ईरानी मकाम पद्धति को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। अब मकाम पद्धति क्या है इसके विषय में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि अमीर खुसरो को कहा जाता है कि उन्होंने कव्वाली का आविष्कार किया, उन्होंने तरानों का आविष्कार किया, उन्होंने कौल का आविष्कार किया। हाँ, एक मत ये भी कहता है कि उन्होंने ख्याल, तबला, सितार का आविष्कार किया, लेकिन इसमें बहुत से इसमें मत के नहीं हैं, तो इस विषय पर हम नहीं जाएंगे। हम
जो चीज़ें जिसमें कि ठोस प्रमाण मिलते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। अब अमीर खुसरो साहब ने बहुत से रागों का निर्माण किया। इन रागों को ऐसा माना जाता है कि ईरानी रागों से, ईरानी जो संगीत है उससे प्रभावित होकर इन्होंने इन रागों का निर्माण किया। ये राग कौन कौन से थे? इसमें साज़गिरी, उशाक, एमन जिसे हम यमन के नाम से जानते हैं, ज़िल्फ़, सरपर्दा, बाखरेज, मुनम, निगार, बसीत और शहाना इत्यादि राग जो थे ये प्रचलित थे। तो ये जो रागों के नाम थे ये भी कुछ अलग थे। मैं इस पे बात करती हूँ एमन की। एमन जिसे कि ईमन या यमन के नाम से हम जानते हैं। तो एक मत कहता है कि इसको उन्होंने खुद इस राग को बनाया, परंतु एक और मत कहता है कि वो फ़ारसी रागों से या हम कहें ईरानी संगीत से प्रभावित होकर वहाँ से इस राग को लेकर आए थे। बहरहाल इस राग को वो लेकर आए थे या इस राग को उन्होंने बनाया था, पर राग ये बहुत सुंदर है। और ये राग जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य दो राग हैं, भैरव और एमन, ये दो रागों में अपना स्थान रखता है। शाम को या सायंकाल को या रात्रि को गाए जाने वाले रागों में सबसे पहला नाम एमन का आता है। और एमन राग जो है उसमें, जैसे आपको पहले भी बताया गया, मध्यम तीव्र उसमें इस्तेमाल होता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा राग एमन को पहले गाया जाए, क्योंकि ये बेसिक है। आपके पाठ्यक्रम में भी, आगे के पाठ्यक्रम में आपको ये राग आएगा और ये इस राग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे एक बेसिक राग भारतीय संगीत का माना जाता है। कहते हैं कि उतरे रागों की बात करें तो भैरव और चढ़े रागों की बात करें तो एमन का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही है कि एमन एक संपूर्ण जाति का राग है, सायंकालीन गाए जाने वाला राग है। सभी स्वर प्रयुक्त होते हैं लेकिन मध्यम हमेशा तीव्र होगा। निषाद से इस राग का आरंभ किया जाता है, यानी मंद्र निषाद से, और नीरे की संगति इसमें बहुत प्रयोग होती है, यानी सीधे नीसा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जब हम तार सप्तक की ओर जाते हैं, तार सप्तक के षड्ज की ओर, तो वहाँ पर भी म प का प्रयोग बहुत कम हुआ है। मध की संगति ज़रूर ज़्यादा दिखती है, क्योंकि नीरे का संवाद जो है वो मध जाएगा। तो इस राग को थोड़ा सा देखते हैं। साथ ही उनके द्वारा जो पद्धतियाँ जो बनी, उनका निर्माण हुआ, उसमें एक पद्धति है तराना की। कहा जाता है कि उन्होंने तराने का आविष्कार किया। तो एक उदाहरण राग एमन में तराने की बात कही। ये जो रचना है इसको एमन कल्याण के अंतर्गत भी माना जाता है, जो कि कल्याण थाट के अंतर्गत है। तो बहुत एक सुंदर रचना तराना। राग एमन। तीन ताल में तराना है, सम से शुरू होता है। तोम तनन धीम तनन तन दे दे, तोम तनन धीम तनन तन दे दे, तदियन रे तदरे तदरे दानि धीम, तदियन रे तदरे तदरे दानि धीम,
दानी तन दे रे ना 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 तोम तन नदीम तन न तन दे दे तोम तन नदीम तन न तन दे दे तदनि दीम तदनि तदनि दनि तदनि तदनि दीम तदनि तदरे दनि तदनि दे रे तन तनों तादीम तन न न न ना दे रे ना तदनि तन न न न न न न ना दे रे तना दे रे तना दे रे ता दे रे ना दे रे तना दे रे तना दे रे ता दे रे ना तोम तन न दीम तन न तर दे दे तोम तन न दीम तन न तर दे दे तोम तन दो तन न दो तन ना न दो तन न तराना एक ऐसी गायन शैली है जो छोटे ख्याल की तरह होती है, लेकिन उसमें निरर्थक शब्द तन नदीम तन इस प्रकार से लिए जाते हैं। निद निर गा राग एमन की हम बात करें, निद निर गा मा मा गा ग म ग प म ग म ग रे निद निर ग म द नि नि द प म रे ग प रे सा तन न तोम तन न दीम तन न तर रे निर गा। इसका जवाब मदनी धीर गर निद निर रसा मदनी द मद ग मद ग पा म ग म र ग गर निद निर द रसा तोम तर न दीम तर तन रे तोम तर न दीम तन न तर दे तदिय रे तदरे तदरे दानि रे दानि तन दे रे ना 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 तोम तरन दीम तरन तन दे रे तोम तरन दे तोम तरन तन तोम तो ऐसा कहा जाता है कि राग ऐमन जो है वो क्योंकि उसके बाद वो बहुत प्रचलित हुआ भारतीय संगीत के क्षेत्र में, तो कुछ एक मत कहता है कि उन्होंने इसका निर्माण किया जो उनके रागों के उसमें नाम आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अधिकतर मत ये कहते हैं कि
ईरानी पद्धति से प्रभावित होकर वहाँ से इस राग को यहाँ पर लेकर आए थे। तो बहरहाल जो भी मत हो, राग बहुत सुंदर है। राग एक बेसिक राग है हमारी भारतीय संगीत का, और आज के समय में ये एक ऐसा राग है जिसमें न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि उपशास्त्रीय संगीत और आपके सुगम संगीत में भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। राग इतना अथाह सागर, महासागर की तरह है कि इस राग को जितना गाया जाए उतना ही नई नई शाखाएं उसमें से निकलती हैं। इसी को हम अपने अगले भाग में भी आपको और विस्तार से बताएंगे। नमस्कार।